आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मेडिकल स्टैटिक्स से रिलेटेड या बायोमेडिकल रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम आसान भाषा में आप सबको कोशिश करेंगे समझाने की। क्योंकि आज भी यह एक सब्जेक्ट जो है काफ़ी कठिन माना जाता है और ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स वीडियो आपको उपलब्ध हैं यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी बहुत से मामलों में समझ नहीं आता। क्योंकि सबसे बड़ी कमी है कि एक तो ये लेक्चर्स जो है ज़्यादातर इंग्लिश में है और उसमें जो मेडिकल से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा अभाव है। जनरली वो लोग अलग फील्ड के एग्जांपल्स देते हैं जो कि हम लोग सभी को जो है समझने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने जो रिलेवेंट टॉपिक्स है जो सिलेबस में है, एक एक करके धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो हर बार आएगी कुछ कुछ दिनों पे एक एक टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप सबको पसंद आएगा या आपको लगता है कि ये सीरीज़ सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी जितने भी सिलेबस में हर एक टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये वीडियो किस बुक से हम बना रहे हैं वो उसका भी लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये ई बुक है और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है, जिसको पढ़ने के बाद चाहे कितना भी कठिन टॉपिक हो आपको आसानी से इसे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, और ये काफ़ी कठिन काम होता है, समझना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी आपको सिलेबस में मिलेगा, फाइनल ईयर में पढ़ना है आपको, और एमडी एमएस के दौरान भी आपको फर्स्ट ईयर में 6 महीने तक लगभग इसको पढ़ना होता है। और बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जो डेटा कलेक्शन होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है। सर्वे क्यों करेंगे, ये चूंकि एक ऐसा टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो डेटा कलेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल सर्वे के लिए। अब स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है क्या और क्यों करते हैं ये आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। और ये जो डेटा क्या है, ये डेटा ही आपको पूरे रिसर्च का जो है बेसिक होता है। आप जितना बेहतर तरीके से डेटा इकट्ठा करेंगे उतने ही आपको रिसर्च में आपको हेल्प मिलेगी। तो डेटा जितना भी आप इकट्ठा करते हैं उसकी क्वालिटी भी हो, वैलिडिटी भी हो और रिलायबिलिटी हो, तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी डेटा है आपका, पहला तो आपकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, दूसरा है कि वैलिडिटी, कितना इंपॉर्टेंट डेटा आपने एक वैलिड सोर्स से लिया है नहीं लिया है, और जो तीसरा है रिलायबिलिटी, यानी कि जो आपने डेटा इकट्ठा किया हो रिलायबल है या नहीं है। ये भी डिपेंड करता है आपके रिसर्च के प्रक्रिया में। तो जो सबसे पहले जो है टाइप्स देखते हैं कि डेटा के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो है दो इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है डेटा की। एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। तो जो प्राइमरी डेटा है वह डेटा होता है जो शोधकर्ता सीधे स्रोत से एकत्र करता है, जिससे कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। यानी कि मैं अगर रिसर्चर हूँ तो मैं डायरेक्टली जो डेटा इकट्ठा करता हूँ वो जो है आपका प्राइमरी डेटा हुआ। सोर्स क्या हो सकता है इसका, पहला सोर्स है सर्वेक्षण, यानी कि सर्वे, जैसा कि अभी हमने बताया कि सर्वे में हम डेटा लेते हैं। दूसरा होता है इंटरव्यू, डायरेक्ट हम पर्सन टू पर्सन पेशेंट से इंटरव्यू लेते हैं, वो हो गया प्राइमरी डेटा। तीसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैंने जो ऑब्जर्व किया उसको हमने रिकॉर्ड किया, वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो नेक्स्ट है वो है एक्सपेरिमेंट, यानी कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो डेटा लिया वो भी प्राइमरी डेटा हुआ। और फोकस ग्रुप डिस्कशंस, यानी कि हमने अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से जो आपने डिस्कशन किया और उसका जो कंक्लूजन निकला वो डेटा हुआ। तो जो रिसर्चर डायरेक्टली जिसमें इन्वॉल्व होता है, यानी कि मैं रिसर्चर हूँ तो ये सारे काम मैंने खुद पर्सनली किया है, तो ये हो गया प्राइमरी डेटा का सोर्स जो मैंने खुद से इकट्ठा किया है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखा है कि हाइपरटेंशन से प्रभावित मरीजों से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त जानकारी। मान लीजिए कि कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया, हमने उसको देखा, उससे बात की, उसका लैब इन्वेस्टिगेशन कराया, उसके साइंस सिम्टम्स नोट किए, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया। तो जितने भी डेटा इकट्ठा किए सब प्राइमरी डेटा हो गया। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा में। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा वो है जो पहले से उपलब्ध स्रोत हैं वहाँ से हम उस डेटा को लेते हैं। तो पहले से इकट्ठा स्रोत क्या होता है, पहला है सरकारी रिपोर्ट्स यानी गवर्नमेंट की रिपोर्ट। समय समय आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है रिपोर्ट्स पेश करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर के आंकड़े आते हैं कि इस साल कितने लोग बढ़े, कैंसर के आते हैं कि इस साल कितने कैंसर के मरीज बढ़े। तो जो ये डेटा होते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, और जो यहाँ से हम लेते हैं तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। जो रिसर्च पेपर्स हैं, पब्लिश लिटरेचर है, उनसे लेते हैं, वो भी सेकेंडरी हैं। सेंसस रिपोर्ट्स, जनगणना के रिपोर्ट्स हम लोग लेते हैं। किसी
हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल से रिकॉर्ड से हम डेटा लेते हैं। मान लीजिए कि हमको पुराने 100 मरीजों का डेटा चाहिए और हमने अपने हॉस्पिटल से वो डेटा ले लिया, तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। मेडिकल जर्नल से या रिसर्च पेपर से लिया या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से लिया, यानी कि जो हॉस्पिटल में हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं अगर वहाँ से डेटा लिया, या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट या सीडीसी की रिपोर्ट से डेटा लिया, तो ये सारे के सारे जो है सेकेंडरी डेटा होते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है डेटा कलेक्शन की, कि अगर आप बेहतर तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने 3 अभी क्वालिटी शुरू में बताया था। तो पहला है वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स। अगर आप डेटा बढ़िया से इकट्ठा करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होते हैं। सही डेटा से ही निष्कर्ष की जो है वैधता यानी कि वैलिडिटी सुनिश्चित होती है। अब दूसरा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि हमने मान लीजिए किसी एक बीमारी से रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया और बाद में उसी डेटा के माध्यम से गवर्नमेंट जो है नई नई पॉलिसी बनाती है। तो दूसरा रोल ये हो गया कि डेटा से है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसको बनाने में मदद मिलती है। जो तीसरा है वो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि डेटा हमने इकट्ठा किया। मान लीजिए हमने 100 मरीजों का ट्रायल किया ब्लड प्रेशर पे किसी एक दवा का, हमने डेटा इकट्ठा किया और उसका रिपोर्टिंग की। तो मान लीजिए अगर किसी एक दवा से 100 मरीजों में अच्छा बेनिफिट हुआ, तो एक एविडेंस बेस्ड जो है एक हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ, हमारा रिसर्च हुआ, और इस डेटा के आधार पर हमने एक एविडेंस जनरेट किया और उसी दवा का हमने अगले जो है एक बड़ी लार्ज स्तर पे हम प्रयोग करेंगे। जो अगला है वो है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, यानी कि समय के साथ होने वाले परिवर्तन और पैटर्न को समझना आसान हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि 20-30 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स आती थी वो उस समय बेहतर काम करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में है उनके जो है बैक्टीरिया उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके हैं और बेहतर काम नहीं करती है। तो जितने डेटा हमारे पास था रेजिस्टेंस का, उसको एनालाइज करने से ये पता चल जाता है कि जो है जो पैटर्न जो है रेजिस्टेंस का बदल रहा है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड्स क्या क्या होते हैं, किन तरीकों से डेटा हम कलेक्ट करेंगे, तो इस टॉपिक पे भी आपको ध्यान देना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी रिसर्चर हैं और आगे करना भी है। तो जो पहला है सर्वेक्षण के माध्यम से हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि पहला है ऑनलाइन सर्वे। आप देखा होगा कि आप आजकल जो है फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बहुत सारे डेटा जो है इकट्ठा किए जाते हैं सर्वे के माध्यम से। तो पहला हो गया ऑनलाइन। दूसरा हो गया टेलीफोनिक सर्वे। मान लीजिए कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऑनलाइन नहीं है, तो हम उनसे फ़ोन पे बात कर लेते हैं और उनसे डेटा ले लेते हैं उनसे, जैसे कि उनका नाम क्या है, उम्र क्या है, प्लेस क्या है और उन्होंने कौन कौन सी दवा ली, उनका ब्लड प्रेशर कितना घटा बढ़ा, ये सब हम टेलीफोनिक भी कई बार लेते हैं। और तीसरा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास ही आते हैं या हम लोग पेशेंट के पास जाते हैं और डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और उनका डेटा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो सर्वे के 3 तरीके हो गए, ऑनलाइन हो गया, टेलीफोनिक हो गया और फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया। जो दूसरा है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए भी बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो है तीनों इंटरव्यू, बस तरीके अलग अलग हैं तीनों के। जैसे कि हाइपरटेंशन के रोगी हैं, उनसे हम लोग बात करके उनसे उनका डिटेल ले लेते हैं डायरेक्ट। ये जो इंटरव्यू होते हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट मिल के हम उनसे रोगियों से सीधे बातचीत करके जानकारी एकत्र कर लेते हैं। जैसे कि कैंसर रोगी हैं, उनके अगर हमको डिटेल जानना हो कि जीवन शैली जो उनके फैक्टर हैं, आहार, व्यायाम, धूम्रपान की जानकारी लेना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से जान लेते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इसमें है रोगी के परिचित मित्र या उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके माध्यम से हम लोग जानकारी ले लेते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। और तीसरा होता है क्वेश्चनायर बनाना। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लंबे लंबे क्वेश्चनायर हम लोग भरवाते हैं कई बार। तो ये क्वेश्चनायर मेथड्स है जिसमें कि प्रश्नों की एक सूची हम लोग दे देते हैं, किसी भी पेशेंट भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है, और उसको वो लोग भरते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रकृति परीक्षण किया था, तो उसमें जो है यही क्वेश्चनायर मेथड ही था। बहुत सारे सवाल थे और हम लोग उसमें टिक करते थे, तो क्वेश्चनायर मेथड था। या और जो क्वेश्चनायर वाले होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो अगला डेटा कलेक्शन होता है वो है टाइप इसका ऑब्जर्वेशन। इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। इसमें जो भी किसी का
व्यवहार है, घटना है या प्रक्रिया का निरीक्षण करके डेटा को जो है इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के व्यवहार का अवलोकन, यानी कोई पीएचसी है जहाँ पे हम बहुत से मरीज आ रहे हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में मरीज आ रहे हैं, तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से हम डेटा तैयार करते हैं। जो अगला है वो है फोकस ग्रुप डिस्कशन, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एक हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उस ग्रुप से किसी विषय पर गहन चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल के तौर पर कि हाइपरटेंशन से संबंधित जागरूकता पर सामूहिक चर्चा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक हाइपरटेंशन से रिलेटेड 20 लोगों का हमने ग्रुप बनाया और हाइपरटेंशन के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या इनके जो हमने मेडिसिन दिया उसके क्या बेनिफिट्स हैं या कुछ भी इससे रिलेटेड अगर हम चर्चा करते हैं तो इस कैटेगरी के इंटरव्यू में वो आ जाता है। अब और एक अगला है लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग तो आप सबको पता ही है कि हम जितने भी पेशेंट्स इन्वॉल्व करते हैं चाहे किसी भी बीमारी को हो तो उनके उस रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे लैब टेस्ट कराए जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके एक्सेल सीट पे या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं कैलकुलेशन वाले उस पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेबोरेटरी टेस्टिंग से भी डेटा हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। अब आता है कि जो डेटा कलेक्शन हम लोग करते तो हैं लेकिन बहुत सारे उसमें चैलेंजेस भी होते हैं। तो क्या क्या होते हैं चैलेंजेस? तो जो सबसे पहला है कम भागीदारी, लो पार्टिसिपेशन, यानी कि बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग अगर उनको बताते हैं पार्टिसिपेशन के लिए तो कई बार संकोच वश जो है नहीं करना चाहते या कुछ लोग अपनी बीमारी नहीं बताना चाहते या डिटेल नहीं शेयर करना चाहते। तो सबसे बड़ी समस्या आती है कम भागीदारी की, लोग इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा है लैक ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि शोध में जो विविध पृष्ठभूमि के जो रोगी का शामिल ना होना। इसका मतलब ये होगा कि जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि पूरे यूपी में ब्लड प्रेशर की रोगियों पे कोई ट्रायल करना चाहते हैं, लेकिन होता है क्या कि अगर हमारा हॉस्पिटल है बनारस में है तो बनारस के आसपास के पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं और दूसरे जनपदों के पेशेंट्स जो है कम मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से पेशेंट्स नहीं मिल पाते हैं। जो तीसरा है वो है एथिकल क्लियरेंस, रोगियों की सहमति कंसेंट प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। एथिकल क्लियरेंस मिलने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और रोगी खुद कंसेंट देना भी नहीं चाहता है। अब आता है डेटा क्वालिटी में क्या क्या समस्याएं आती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डेटा की क्वालिटी को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकें। तो उसमें है 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो है अधूरी या गलत जानकारी, जैसे कि बहुत से ऐसे होता है कि पेशेंट्स हैं जल्दी में अपने डेटा देते हैं और जल्दीबाजी की वजह से जो रिसर्चर है वो डेटा गलत फीड कर देते हैं कई बार एरर की वजह से। बहुत से मेमोरी बायस होते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट से पूछा जाए कि कल आपकी तबीयत कैसी थी और आज कैसी है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ दिन पुरानी बातें हो तो उनको याद नहीं रहता। तो इसकी वजह से भी मेमोरी बायस होता है और अपने लक्षणों को सही से बता नहीं पाते हैं। और तीसरा है ऑब्जर्वर बायस, यानी कि शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार या पूर्वाग्रह डेटा संग्रह को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि बहुत सी चीज़ें जैसे जो रिसर्चर है पहले से बायस्ड है कि हमने उसको सर्वगंधा की गोली दी तो उसका ब्लड प्रेशर कम ही होगा। तो एक पूर्वाग्रह रहता है कि हम दे रहे हैं तो कम होगा, तो एक पहले से बायस्ड है ये। जो टेक्निकल चैलेंजेज आते हैं वो होते हैं एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि ब्लड प्रेशर के मान लीजिए हमने 50 मरीजों पे डेटा इकट्ठा करना है और जो हमने बीपी इंस्ट्रूमेंट लिया है कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में गड़बड़ रीडिंग देने लगते हैं। तो एक सबसे बड़ा समस्या जो है इंस्ट्रूमेंट का भी आता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट आपका सही नहीं है तो निश्चित रूप से आपके डेटा गलत हो जाएंगे। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब है कि जो डेटा हम ले रहे हैं वो कितना सही से फिट कर ले रहे हैं। कई बार होता है कि हम नोट तो सही करते हैं कागजों पे, लेकिन जब हम सिस्टम में एंट्री करते हैं तो कई बार उसमें जो ह्यूमन एरर आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ डेटा गलत हो जाते हैं। और जो अगला है सुरक्षा और गोपनीयता, प्राइवेसी। ये सबसे बड़ा इशू है कि हम किसी भी मरीज का डेटा लेते हैं तो उसको कैसे हम सिक्योर और उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें। जो अगली समस्या आती है कंप्लायंस एंड फॉलोअप। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप किसी मरीज को जो पहला ट्रीट जो है 0 डे पे अगर आप उसको कोई मेडिसिन देते हैं और 15 दिन के बाद फॉलोअप बुलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 15 दिन के बाद वो आते ही नहीं है, 30 दिन के बाद बुलाया तो नहीं आते। सबसे बड़ी समस्या कंप्लायंस और जो है फॉलोअप की। नन जो रोगियों को आप परहेज बताते हैं या जो इलाज के तरीके बताते हैं, यानी कि अनुपालन की कमी, जो नॉन कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आप कहेंगे चावल नहीं खाना है तो चावल खाते हैं, तो ये भी समस्या एक बहुत बड़ी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें, क्योंकि जो हाई रिसर्च कॉस्ट या लैक ऑफ ए स्किल्ड स्टाफ, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से जुड़े हुए मामले हैं। अगर आपके पास
फाइनेंस नहीं है, पैसे पूरे नहीं हैं, तो आप निश्चित रूप से आपके रिसर्च से क्वालिटी में आप समझौता करेंगे और आपके पास जो स्टाफ है वो स्किल्ड नहीं है, तो भी आपके रिसर्च की गुणवत्ता जो है प्रभावित होगी। लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी बहुत से होते हैं, जैसे कि सैंपल कलेक्शन आपने करने में और ट्रांसपोर्टेशन में समस्याएं आती हैं। कई बार बहुत से ऐसे सैंपल्स होते हैं जिनके लिए आपको कोल्ड चेन मेंटेन करना होता है, लेकिन उसमें दिक्कत आती है, आप कोल्ड चेन नहीं मेंटेन कर पाते, जिसकी वजह से आपको जो है फाइनेंशियल, जिससे आपको जो है रिसर्च की क्वालिटी जो है डिस्टर्ब होती है। और टाइम कंस्ट्रेंट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमको 1 साल का प्रोजेक्ट मिला है, 1 साल में हमको रिसर्च करना है, लेकिन जो ऊपर जितने फैक्टर्स बताए गए उसकी वजह से जो है वो टाइम पूरा नहीं हो पाता, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। फिर आता है लीगल एंड एथिकल इशू। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि एथिकल अप्रूवल के बाद जो है जो भी पेशेंट अपना कंसेंट देते हैं तो उनकी डेटा को हम लोग मेंटेन करें और उसकी प्राइवेसी को भी सुरक्षित रखें। सबने डेटा कलेक्शन चैप्टर देख लिया और इसके बाद जो है अगले वीडियोज में एक नए चैप्टर पे हम आप सबसे डिस्कस करेंगे।